जी वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है और इसमें हम बात कर रहे होंगे ऑपरेटर्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं और हर एक को हम डिटेल के साथ कर रहे होंगे इस लेक्चर के अंदर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कमेंट के बारे में। अब कमेंट क्या होते हैं? पार्ट ऑफ कोड विच इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड, मतलब हमारे कोड की वो लाइनें होती हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती। इट्स मीन वो हमारे आउटपुट में नज़र नहीं आती। इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जी हम आ चुके हैं अपने एडिटर में और यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है index.html की। इसके अंदर जैसे ही मैं एक्सक्लेमेशन मार्क डालता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट वाले को जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो विजुअल स्टूडियो ने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक कोड दे दिया है जिसे हम कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। अब इसके अंदर मुझे अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को लिंक करना होगा। उसके लिए मुझे एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल चाहिए जो कि मैंने पहले से बना रखी है, first.js। अब मुझे क्या करना है, इस first.js को लिंक कराना है अपनी index.html के अंदर। उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग का स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम सोर्स दे रहे होते हैं। इट्स मीन इसके अंदर हम अपनी फाइल का नाम लिख रहे होते हैं। हमारी फाइल का नाम है first.js और इसके अंदर हमने वो लिंक कर दिया। इसे सेव करते हैं। अब क्या हुआ, हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो लिंक हो चुकी है हमारी HTML के साथ। अब इसके अंदर मैं एक कंसोल लिखता हूँ, console.log। इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, console.log। और मैं इसके अंदर प्रिंट कराना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल हेलो जावास्क्रिप्ट सेमीकोलन। इसे सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कोड जो होता है जावास्क्रिप्ट का वो नज़र नहीं आ रहा होता। उसे देखने के लिए हम कंसोल में जाते हैं। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आपने जाना है कंसोल में। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास मेरा आउटपुट आ रहा है हेलो जावास्क्रिप्ट। अब मैं यूज़ करता हूँ कमेंट का। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लाइन को कमेंट में चेंज कर दूँ तो मैं डबल स्लैश का यूज़ करूँगा। इससे क्या होगा, मेरी लाइन जो है वो कमेंट में चेंज हो चुकी है। मैं इसे अब की बार सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके अगर इसे रिफ्रेश करें तो यहाँ पर देखिए वो लाइन अब यहाँ पर शो नहीं हो रही क्योंकि हमने उसे चेंज कर दिया कमेंट के अंदर। अब इसकी जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे हटा के अगर आप यहाँ पर लिख दें दिस इज कमेंट, इसे सेव करते हैं। दोबारा से ब्राउज़र में जाके अगर रन करें तब भी देखिए हमारे पास वो आउटपुट में शो नहीं हो रहा। तो ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वो आपके आउटपुट में नज़र नहीं आ रहा होगा। अब कमेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट जिसे हमने अभी यूज़ किया, और एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारा कमेंट जो है वो थोड़ा बड़ा है, वो 2 लाइनों पे आ रहा है या 3 पे आ रहा है, तो उसके लिए हम मल्टीपल लाइन कमेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे थोड़ा चेंज करता हूँ, दिस इज़ कमेंट, या फिर इसे हम चेंज करके हम लिख देते हैं मल्टीपल लाइन, और कमेंट में सेकंड लाइन में जाके लिख देता हूँ। अब इसका एक तरीका तो ये है कि मैं इसे भी डबल स्लैश का यूज़ करके कमेंट में चेंज कर दूं, लेकिन हम डबल या मल्टीपल लाइंस के लिए हम एक स्लैश का यूज़ करते हैं और साथ में एक स्टार का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर हमारा कमेंट एंड हो रहा होता है वहाँ पर एक स्टार और फिर स्लैश। इससे क्या होता है, हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब के बार अगर मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके इसे रिफ्रेश करें तो यहाँ पर देखिए वो लाइनें जो है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो इस तरह से हम कमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि हम कमेंट को यूज़ क्यों करते हैं। जब भी हम बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम कमेंट को ज़रूर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ किसी यूनिवर्सिटी के बारे में। अब उसके अंदर मुझे कोड लिखना है, मुझे कोर्सेज़ के बारे में कोड लिखना है जो कि यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, मुझे रजिस्ट्रेशन के बारे में कोड लिखना है जहाँ पर आके स्टूडेंट रजिस्टर होंगे, और मुझे यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए कोड लिखना है। अब जहाँ पर मैं कोर्सेज के बारे में कोड लिख रहा हूँगा उससे ऊपर मैं एक कमेंट शो करा दूंगा कि नीचे जो ब्लॉक है उसके अंदर मैंने कोड लिखा है कोर्सेज के बारे में। जहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कोड होगा उससे ऊपर मैं लिख दूंगा कि नीचे जो कोड लिखा हुआ है वो मेरा रजिस्ट्रेशन के बारे में है। तो कमेंट से क्या होगा, फ्यूचर में जब कभी भी मुझे उस वेबसाइट को मॉडिफाई करना पड़े, उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़े, तो फॉर एग्जांपल मुझे कोर्सेज में चेंज करना है, तो बजाय इसके कि मैं पूरी की पूरी वेबसाइट को चेक करूं, सिंपल मैं कमेंट के देखूंगा और जहां पर मेरा कमेंट होगा कोर्सेज का उसके नीचे जाके मैं उसे मॉडिफाई कर दूंगा, उसे चेंज कर दूंगा। तो इस तरह से कमेंट जो है वो हमारे बहुत काम आ रहे होते हैं, और अब से हम अपने कोड के अंदर काफ़ी सारे कमेंट्स यूज़ कर रहे होंगे ताकि आप उसको सीखते रहें और आप आदी हो जाए उसके लिए। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। हम इसे यहाँ से अरेज कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, उन्हीं में से एक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स।
इसमें हम ऐड, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये चीज़ें भी कर रहे होते हैं, और कुछ एडवांस लेवल की चीज़ होती है वो भी हम इसमें कवर कर रहे होते हैं। तो हम हर एक को डिटेल के साथ करके देखते हैं प्रैक्टिकल। तो शुरू करते हैं इसे। तो हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन के बारे में। उसके लिए मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए, और साथ में हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं लेट का। लेट के बारे में हम तफसील से बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं ए, और उसको एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4। इसी तरह हम एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं बी, और उसे वैल्यू असाइन कर देते हैं 3। और मुझे एक तीसरा वेरिएबल चाहिए ताकि इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करें, और जो आंसर है वो हम तीसरे वेरिएबल में स्टोर करा दें। तो उसके लिए मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ सी, और मैं ए प्लस बी, इनका जो आंसर आएगा, सॉरी प्लस बी, और इनका जो आंसर आएगा वो स्टोर हो जाएगा हमारे सी के अंदर। अब मुझे आउटपुट में वो वैल्यू दिखानी है जो कि हमारे सी में है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, लॉग, और इस ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे सी। या फिर हम इसे थोड़ा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डबल कोटेशन के अंदर ना मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और लिख देता हूँ, डबल कोटेशन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी इक्वल्स टू। अब ये जो मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिखा है ये वैसे का वैसा आउटपुट में शो हो रहा होगा, और इस सी की जगह पे तो हमने क्या करना है, डबल कोटेशन के बाद ना एक हमने कॉमा यूज़ करना है, और फिर उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर है। आखिर में सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउजर में जाके जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए पहले मेरा प्रिंट हुआ ए प्लस बी इक्वल्स टू, जो कि मैंने डबल कोटेशन में लिखा था, और फिर हमारा आंसर शो हो रहा है। इसे थोड़ा और ठीक करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ना अपनी वैल्यूज़ लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग को यूज़ करते हुए, ताकि हमें आउटपुट देखने में आसानी हो। कंसोल डॉट लॉग, और डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखता हूँ अपनी ए की वैल्यू। ए को हमने वैल्यू दी 4, एंड बी को हमने वैल्यू असाइन की 3। ये क्या होगा, शुरू में हमें नज़र आ रहा होगा तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो ठीक हो रही होगी। यहाँ पर देखिए हमारी ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 3, और हमारा आंसर प्लस में आ रहा है 4 + 3 7। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए, उनको ऐड किया, और उनका आंसर रखने के लिए एक तीसरा वेरिएबल बनाया। अगर मैं चाहूँ तो इस तीसरे वेरिएबल को ख़त्म भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं सी को हटा देता हूँ। उसके लिए अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन लिखना होगा ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी। अब क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया जाएगा और वैल्यू यहाँ पर शो करा दी जाएगी। इसे सेव करते हैं, ब्राउजर में जाके अब की बार जैसे रिफ्रेश करता हूँ देखिए कोई चेंज नहीं आया, वैसे का वैसा मेरा आंसर आ रहा है। इसी तरह हम माइनस भी कर सकते हैं। मैं इसे कॉपी करता हूँ। अगर हम माइनस करना चाहें सिंपल मैं यहाँ पर माइनस इंडिकेट कर देता हूँ, और यहाँ पर हम माइनस करना चाहते हैं तो माइनस। अब के बाद इसे सेव करते हैं, ब्राउजर में जाके जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास माइनस का आंसर आ रहा है, 4 - 3 आंसर 1 आ गया। इसी तरह हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सिंपल। उसके लिए मुझे बस इसका साइन चेंज करना होगा और कुछ नहीं। यहाँ पर हम माइनस की बजाय अब मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। इसे सेव करते हैं। अब के बाद जैसे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू 3, 4 × 3 = 12। ये हमारे पास आंसर शो हो रहा है। तो इस तरह से हम नॉर्मल ऑपरेशंस जो होते हैं अरिथमेटिक के वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन ये तो बेसिक से हैं, चंद एक और हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे, उनके बारे में बात करते हैं। उसमें से एक है हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन। इसमें क्या होता है, बाज़ औक़ात हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो पावर में होती हैं, तो उन्हें लिखने के लिए हम एक्सपोनेंशिएशन के यूज़ करते हैं। कैसे इसे लिखते हैं आइए देखते हैं। एक्सपोनेंशिएशन, इसमें क्या होता है कि हम अपनी वैल्यूज़ को पावर में लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 2 ⁻² पावर 2 करना है। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा जो 2 है वो 2 टाइम्स आएगा, इट्स मीन आंसर हमारा आ जाएगा 4। और इसके अंदर हम इसे लिखने का तरीका क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है 2 और मुझे उसकी पावर 2 क्रिएट करनी है, तो हम डबल स्टार का यूज़ करते हैं और फिर 2। अब इसका क्या मतलब हुआ, 2 ⁻² पावर 2। इसे प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं वही लाइन इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं एक्सपोनेंशिएशन का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये हमारी पावर की प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, अब के बाद डबल स्टार लगा देना। इसका क्या मतलब हुआ, a ⁻² पावर b। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3, इट्स मीन हमारे पास 4 जो है वो 3 टाइम्स आएगा। 4 × 4 × 4, तो इसका आंसर में भी हमारे पास आ जाएगा 64। तो देखते हैं आंसर ठीक आता है या नहीं। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउजर में जाते हैं, जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर जो है वो 64 आ रहा है। अब हमारे पास पावर के लिए ना एक और फंक्शन होता है जो कि जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करती है, उसे यूज़ करके देखते हैं।
उसके लिए सिंपल क्या करना है, मैं यहाँ पर सिंपल इसे यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पर यूज़ करूँगा मैथ डॉट पावर। कंप्लीट नहीं लिखना, सिर्फ POW लिखना है और फिर पैरेंथेसिस, और उसके अंदर पहले हमने अपनी वैल्यू लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूँ 2 और फिर हमने अपनी पावर की वैल्यू लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 3। अब इसका क्या मतलब हुआ, 2 रेज़ पावर 3। इसे सेव करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं। अब की बार जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें 2 रेज़ पावर 3 का आंसर जो है वो 8 आता है। तो आपकी मर्जी है, आप एक्सपोनेंशिएशन का यूज़ करें या फिर आप हमारा जो फंक्शन है math.po का, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस को हम रिमाइंडर भी कहते हैं, इसे थोड़ा समझते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं 2 मॉड्यूलस 4। मॉड्यूलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज के साइन से। इस फिर हमने क्या करना है, 4 को डिवाइड करना है 2 से और आखिर में जो कुछ भी हमारे पास आएगा हमारा रिमाइंडर, उसे हम कहते हैं मॉड्यूलस। इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मॉड्यूलस, अब यहाँ पर सिंपल मैं वैल्यूज़ वही रहने दूंगा और सिर्फ साइन चेंज करता जाऊँगा। अब मुझे यहाँ पर मॉड्यूलस यूज़ करना है, मॉड्यूलस, और यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज का साइन होता है मॉड्यूलस के लिए। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर जो है वो 1 आ रहा है। हमारे पास A की वैल्यू है 4, B की वैल्यू है 3। इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर जो है, जो लास्ट वाली वैल्यू है, वो 1 आ रहा है। तो इस तरह से हम मॉड्यूलस का यूज़ कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं जब हम लूप पे काम कर रहे होते हैं। इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब इनको यूज़ करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूं। हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो कि दो वैल्यूज़ पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ A प्लस B, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ है, एक है A और एक है B। इन वैल्यूज़ को हम कहते हैं ऑपरेंड। और उसके बाद हमारे पास जो प्लस का साइन है, इसे हम कहते हैं ऑपरेटर। अब कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो कि दो ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। और कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल ऑपरेंड के साथ काम कर जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके लिए सिंपल मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखनी होगी। सबसे पहले हम यहाँ से B को हटा देते हैं क्योंकि हमारा जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो सिंगल वेरिएबल पे काम करता है और उसके लिए हमने डबल प्लस का साइन यूज़ करना होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए। मैं इसे सेव करता हूँ। अब के बाद ब्राउज़र में जाके जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे वेरिएबल में 1 का इजाफा हो चुका है। मतलब पहले हमारे A वेरिएबल की वैल्यू थी 4 और अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 5। इसी तरह हमारे पास डिक्रीमेंट भी होता है सिंपल। उसमें हमें करना क्या होता है, प्लस प्लस की जगह हम माइनस माइनस यूज़ कर रहे होते हैं। सेव करते हैं। अब के बाद क्या होगा, उसमें 1 का डिक्रीमेंट आ जाएगा। देखिए हमारे पास 1 की वैल्यू जो है वो 3 है, पहले 4 थी। जैसे ही हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया उसकी वैल्यू जो है वो 3 यूज़ हो रही है। अब हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है पोस्ट और एक हमारे पास होता है प्री। किस तरह से यूज़ करते हैं, पोस्ट में क्या होता है, हमारे पास हमारे जो ऑपरेटर्स है ना वो वेरिएबल के नाम के बाद आ रहे होते हैं कुछ इस तरह से। और हमारे पास प्री में क्या हो रहा होता है, हमारे वेरिएबल से पहले हमारे ऑपरेटर्स आ रहे होते हैं। इसे थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर हमने यूज़ किया प्री को और क्या हुआ, हमारे वेरिएबल में 1 का डिक्रीमेंट हो गया। सिंपल यहाँ से ना मैं इसे यूज़ करता हूँ पोस्ट में, प्लस प्लस करते हैं। अब होना क्या चाहिए, हमारे वेरिएबल के अंदर 1 का इजाफा हो जाना चाहिए। अभी वैल्यू है A की 4 और अब हो जानी चाहिए 5। मैं इसे सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास A की वैल्यू जो है वो 4 है, मतलब पहले भी 4 थी अब भी 4 है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसे समझते हैं थोड़ा सा। हमारे पास जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो ऐड तो हो जाती है लेकिन नेक्स्ट लाइन पे होती है। मतलब अगर मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊँ और यहाँ पर console.log यूज़ करूं और मैं A को प्रिंट कराऊं। अब मैं सेव करता हूं। जैसे ही ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर देखिए अब मेरी A की वैल्यू जो है वो 5 है। मतलब पोस्ट में क्या होता है, इसमें इजाफा तो हो गया लेकिन वो इजाफा अगली लाइन में जाके होता है, उस लाइन में नहीं हो रहा होता। इस तरह से हमारा पोस्ट और प्री जो है वो यूज़ हो रहा होता है। हो सकता है इसे समझने में आपको परेशानी हो रही हो, लेकिन जब हम लूप के चैप्टर पे होंगे तब हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे और जितने भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। मज़ीद जितना ज़्यादा आप इसे खुद यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। उसके बाद हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करते हैं, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। इनको यूज़ करके देखते हैं। अब यहाँ पर एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पर देखें इक्वल टू का जो साइन है इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं और ये यूज़ होता है वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए। ये तो हमने यूज़ कर लिया, हम बाकियों को यूज़ करके देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ C
और उसे एक वैल्यू दे देता हूँ 4। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे सी की वैल्यू में मैं 2 ऐड करना चाहता हूँ। तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं सी लिखूँ और फिर सी के अंदर ना ऐड कर दूँ 2। और अगर हम इसका आउटपुट देखें तो सिंपल मुझे यहाँ पर सी लिखना होगा क्योंकि मेरे सी के अंदर वैल्यू है। इसे सेव करते हैं, ब्राउज़र में चलते हैं, जैसे इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरी जो वैल्यू है वो 6 आ रही है। हम इसे थोड़ा और रीडेबल बनाते हैं और यहाँ पर डबल कोटेशन का यूज़ करते हैं और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सी इक्वल्स टू। आपके बाद दोबारा इसे रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर देखें, सॉरी एरर आ रहा है हमें क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमा यूज़ नहीं किया। जब भी आप वेरिएबल का नाम लिख रहे होते हैं तो यहाँ पर आप कॉमा यूज़ करते हैं। इसे दोबारा सेव करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है। पहले उसकी वैल्यू 4 थी और अब उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 6 हो चुकी है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस तरह से अपनी वैल्यूज़ को ऐड करूँ। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, उसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं प्लस इक्वल टू और फिर वो वैल्यू दे देते हैं जो कि हम ऐड करना चाहते हैं। मतलब हमारी ये लाइन जो है ये बिल्कुल इसी तरह से काम करेगी जैसे कि ये लाइन हमारी काम करेगी, सिंपल इसी तरह से। अब जैसे इस स्टेटमेंट ने काम किया, ये स्टेटमेंट भी वही काम करके देगी, लेकिन इससे हुआ क्या, हमने शॉर्ट हैंड तरीके से अपनी लाइन को लिखा। इसे सेव करते हैं, ब्राउज़र में चलते हैं। अब जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कोई चेंज नहीं आया, मेरी वैल्यू वैसे की वैसी आ रही है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह से स्टेटमेंट को लिखें, एक्सप्रेशन को, या फिर आप इस तरह से लिखें। दोनों वैलिड हैं और दोनों ठीक तरीके से काम करती हैं। इसके लिए हम चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, सेव करते हैं। आपके बाद जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आंसर आ रहा है 8। तो इस तरह से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक और बात नोट कीजिए कि यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में अगर आपने स्पेस डाल दी तो एरर आएगा। इनके दरमियान में स्पेस आप यूज़ नहीं कर सकते, ये ऐसे ही काम करेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं कि वो आपस में इक्वल है या नहीं है, या उन दोनों में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ये कंपैरिजन हम कर रहे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए। इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। और इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बना लेता हूँ डी और इसे एक वैल्यू दे देता हूँ 4। और एक और वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं, उसे हम नाम दे देते हैं ई, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा देते हैं हम 5। और अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करके देखते हैं। सिंपल हमने लिखना है कंसोल और डॉट लॉग, और इसके अंदर हम कंपेयर कर रहे होंगे दोनों वैल्यूज़ को। अब यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी वैल्यूज़ जो है वो आपस में इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डबल इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं चेक करना चाहता हूँ मेरी जो डी में वैल्यू है वो बराबर है ई के या नहीं। जब हम सिंगल इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं उसका मतलब हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं वैल्यू देने के लिए। और जब हम इक्वलिटी को चेक करते हैं तब हम डबल इक्वल टू को यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर। अब यहाँ पर सिंपल मुझे यही स्टेटमेंट लिखनी होगी, मुझे चेक करना है कि डी इक्वल टू है ई के या नहीं। अब इसका आंसर हमारे पास आता है ट्रू और फॉल्स में। अब यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास डी की वैल्यू है 4, ई की वैल्यू है 5, तो ये आपस में इक्वल तो है नहीं, तो हमारा आंसर जो है वो फॉल्स में आएगा। चेक करते हैं, मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में चलते हैं, जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर जो है वो फॉल्स में आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर स्टेटमेंट को चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 और यहाँ पर भी 5। अब इसका आंसर जो है वो ट्रू में आना चाहिए, मतलब 5 जो है वो 5 के इक्वल है, तो आंसर ट्रू में आना चाहिए। मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके आपके बाद जैसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारा आंसर जो है वो ट्रू में आ रहा है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में या तो हमारा आंसर फॉल्स में आ रहा होता है या ट्रू में आ रहा होता है। अब इसी तरह हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है जिसमें हम ट्रिपल इक्वल टू यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, ये दो चीज़ें चेक कर रहा होता है। एक तो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा होता है कि वो आपस में इक्वल है या नहीं, दूसरा उनकी डेटा टाइप को चेक कर रहा होता है। अब अगर आपने किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप चेक करनी है तो सिंपल सा उसका मेथड है, हम अपने कंसोल में आते हैं और यहाँ पर मुझे अगर डी की डेटा टाइप चेक करनी है तो सिंपल मैं क्या लिखूँगा, टाइप ऑफ, और साथ में टाइप ऑफ, और साथ में उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे डी की चाहिए डेटा टाइप, तो जैसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास डी की जो डेटा टाइप है वो नंबर है, क्योंकि इसके अंदर एक नंबर स्टोर है। लेकिन अगर मैं डी को चेंज कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डी के अंदर एक तो वैल्यू को 5 कर देता हूँ और इसे डबल कोटेशन के अंदर लिख देता हूँ। रिमेंबर हमने बात की थी कि डबल कोटेशन के अंदर जो भी कुछ लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है। दोबारा से हम लिखते हैं टाइप ऑफ डी। अब के बाद देखिए हमारे पास जो इसकी टाइप है वो स्ट्रिंग आ रही है। सिंपल अब मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करना चाहूँ यूजिंग डबल इक्वल टू ऑपरेटर, तो इसका देखते हैं आंसर क्या आता है। सेव करते हैं और यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को चेंज कर देता हूँ। मुझे अब कंपेयर करना है डी और ई को, और दोनों के अंदर वैल्यू जो है वो 5 है, और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है।
इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है। मतलब ये मेरी एक स्ट्रिंग है और ये मेरा एक नंबर है, दोनों की डेटा टाइप डिफरेंट है, लेकिन फिर भी आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ करूँ तो ये क्या करेगा, ये इनकी वैल्यू भी चेक करेगा, इनकी डेटा टाइप भी चेक करेगा, दोनों मैच होंगी तो आंसर हमारा ट्रू आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हम इसे सेव करते हैं। अब की बार अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए आंसर जो है वो फॉल्स आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये वैल्यूज़ तो सेम है लेकिन डाटा टाइप डिफरेंट है। हमारा डी स्ट्रिंग है और हमारा ई जो है वो नंबर है। तो इस तरह से हम ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास कंपैरिजन में ग्रेटर देन का साइन होता है, जो चेक कर रहा होता है कौन सी वैल्यू बड़ी है। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन यूज़ करूँ तो ये चेक करेगा कि डी की वैल्यू बड़ी है ई से। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे पास डी की वैल्यू ई से बड़ी है। सबसे पहले हम ये स्ट्रिंग को हटा देते हैं, मैं इसके अंदर 5 सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें डी में 5 है और ई में भी वैल्यू 5 है, दोनों आपस में इक्वल है। और मैं इसे कह रहा हूँ कि डी की वैल्यू बड़ी है ई से, मतलब मैं फॉल्स कह रहा हूँ, इसका आंसर जो है वो फॉल्स आना चाहिए। इसे सेव करते हैं। जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आंसर जो है वो फॉल्स आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं वैल्यूज़ को चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू यहाँ पर कर देता हूँ 6। अब मेरी डी की वैल्यू जो है वो सच में बड़ी है ई से। अब के बार सेव करें तो हमारा आंसर ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। बाद में हम ये सारी चीज़ें जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें हम शामिल कर देंगे, उसमें यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं जिनके अंदर हम लॉजिक को यूज़ कर रहे होते हैं। इन्हें प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जितना भी कोड हमने लिखा है ना इसे अरेज कर देते हैं ताकि लॉजिक ऑपरेटर्स को समझने में ना हमें आसानी हो। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं और उन दो वैल्यूज़ को हम चेक कर रहे होते हैं। अब सबसे पहला हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है ऐड। एंड के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ होती है और हम दोनों को चेक कर रहे होते हैं। अगर वो दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो हमारा आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं पहले इसका कोड लिखता हूँ और फिर मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसे मैं नाम दे देता हूँ condition1 का, और इसमें कुछ वैल्यू सेट कर देता हूँ। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कुछ वेरिएबल्स और क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम कंपेयर कर रहे होंगे। लेट ए, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसे वैल्यू दे देता हूँ 3। उसके बाद हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं बी और उसे हम वैल्यू दे देते हैं 4। अब यहाँ पर कंडीशन के अंदर आके ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास जो ए है हमारा वो लेस देन है बी से। मैंने एक कंडीशन ये लिख दी। उसके बाद मैं एक और कंडीशन सेट करता हूँ जिसे मैं नाम दे देता हूँ condition2 का, और इसमें मैं कहता हूँ कि मेरे पास ए की जो वैल्यू है वो बराबर है 3 के। अब अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप गौर से देखें तो हमारे पास ए जो है वो वाकई में छोटा है बी से, तो इसका आंसर भी ट्रू आ रहा होगा। और अगर हम इसे देखें तो ए के अंदर 3 वैल्यू है जो कि इक्वल टू है 3 के, तो इसका आंसर भी ट्रू आ रहा होगा। अब अगर मैं इसे आउटपुट में देखना चाहता हूँ तो हम क्या करेंगे, सीधा हम कंसोल लिखेंगे .log, और इसके अंदर सबसे पहले मैं डबल कोटेशन में लिख देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, और इसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे कि हम क्या चेक कर रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं एंड ऑपरेटर को। एंड ऑपरेटर इक्वल्स टू, अब यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और अपनी कंडीशन लिखेंगे। मेरे पास condition1 है, मुझे इसको कंपेयर करना है condition1 को, और साथ में मुझे एंड का साइन यूज़ करना है। अब एंड के लिए हम डबल एंड का साइन यूज़ कर रहे होते हैं, और मुझे चेक करना है condition2 को। अब क्या होगा, ये दोनों कंडीशंस को चेक किया जाएगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारा आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मेरा आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है क्योंकि मेरे पास दोनों कंडीशंस जो थी वो दोनों ट्रू थी। अब एंड ऑपरेटर को हम यूज़ कहाँ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम वोटिंग के एग्जांपल लेते हैं कि हम वोट करा रहे हैं और वो सिर्फ मेल्स के लिए है, और हमने कंडीशन सेट कर दी है कि जो भी वोट करने आए उसके पास आईडी कार्ड होना चाहिए और दूसरा उसका मेल होना ज़रूरी है। तो हमने दोनों कंडीशन सेट कर दी कि सिर्फ वही वोट कर सकता है, वही वोट डाल सकता है जिसके पास आईडी कार्ड भी होगा और दूसरा वो मेल भी होगा। तो वहाँ पर हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद हम जब प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे तो ये सारी कंडीशंस हम अप्लाई कर रहे होंगे। उसके बाद अगर मैं और को यूज़ करना चाहूँ, और में क्या होता है, हम दो कंडीशंस को चेक कर रहे होते हैं और दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसे रन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है और ऑपरेटर। और में क्या होता है, हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, दोनों में से अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारा आंसर ट्रू होता है, अदरवाइज नहीं होता।
फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एडमिशन की, कि एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन के लिए जो भी स्टूडेंट आता है उसके पास या तो उसका बे फॉर्म होना चाहिए या आईडी कार्ड होना चाहिए। दोनों में से एक हो जाए तो उसे एडमिशन मिल जाएगा। तो वहाँ पर हम ये और का ऑपरेशन जो होता है वो सेट कर सकते हैं कि या तो उसके पास आईडी कार्ड हो तब भी वो ट्रू है, एडमिशन मिल सकता है, या उसके पास बे फॉर्म हो तब भी उसे एडमिशन मिल सकता है। इसे यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू है। मैं इन दोनों में से एक को फॉल्स कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने सेट कर दिया ए इज ग्रेटर देन बी, जबकि ए की वैल्यू तो छोटी है, तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एंड ऑपरेटर को हटाकर मैं यहाँ पर और लिखता हूँ, क्योंकि हम और को यूज़ कर रहे हैं, और का साइन जो होता है हमारे पास डबल वर्टिकल लाइंस होती है और के लिए। अब के बाद अगर मैं इसे सेव करूं और ब्राउजर में जाके इसे रन करें तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर जो है और ऑपरेटर का वो ट्रू आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि मेरी दोनों कंडीशन में से कम एक ट्रू थी, अगर मैं दोनों को ही फॉल्स कर दूं, मैं यहाँ पर ना 3 की जगह पे 5 सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मेरे ए की वैल्यू जो है वो 3 है ना, अब ए मेरा 5 के इक्वल नहीं है, इट्स मीन मेरी ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स हो चुकी है। अब के बाद मैं इसे अगर सेव करूं और आंसर देखें तो जैसे रिफ्रेश कर रहा हूं तो मेरा आंसर जो है वो फॉल्स आ रहा है, क्योंकि मेरे पास दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स है। और में क्या होता है, कम से कम एक ट्रू होना लाजमी है। उसके बाद हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। ये क्या करता है, हमारे रिजल्ट को चेंज कर देता है। मतलब अगर हमारा आंसर ट्रू में आ रहा होता है तो वो फॉल्स में चेंज कर देता है, और अगर हमारा आंसर फॉल्स में आ रहा होता है तो वो उसे ट्रू में चेंज कर देता है। इसे यूज़ करके देखते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क डालता हूँ और फिर ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी कंडीशन लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिखता हूँ कि मेरा ए जो है वो लेस देन है बी से, और ये ट्रू है, मतलब मेरे ए की वैल्यू बी से कम है, तो आंसर मेरा ट्रू आना चाहिए। यहाँ पर और की जगह हम नॉट कर देते हैं क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं इसे सेव करता हूँ। ब्राउजर में जाके जैसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे नॉट ऑपरेटर का रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। वैसे आना ट्रू चाहिए था, क्योंकि हम तो सही बात कर रहे हैं, हमारी ए की वैल्यू जो है वो बी से छोटी है, लेकिन नॉट ऑपरेटर ने क्या किया, हमारे ट्रू के रिजल्ट को कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया फॉल्स में। तो इस तरह से हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने क्या करना है, जितनी भी चीज़ें हमने आपको कराई आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से कोड लिखना है, वैल्यूज़ को चेंज करना है। और हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।